देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। शान हमारी यह झंडा है, यह अरमान हमारा, यह बल पौरुष है सदियों का, यह बलिदान हमारा। आसमान में फहराए सागर में लहराए, जहाँ जहाँ जाए झंडा यह संदेश सुनाए। है आजाद हिंद यह दुनिया को आजाद करेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। आज हम लोग बहुत खुशी के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, जिसमें आज़ादी का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, और इस योगदान को हम लोग नहीं भूलेंगे। इस आज़ादी के नाम पर कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, और हम आज उस आज़ादी को पाकर पहले की गुलामी से बिल्कुल अलग हो गए। अब हम लोगों को आगे की संभावनाएं व्यतीत करना है, शुरू करना है, और इस शुरुआती दौर में हमारे जो आज से 74 वर्ष पहले से जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बढ़ने के क्रम में हम लोग भी अपने जिला स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है, और करना चाहिए, और करने का संकल्प लेना भी होगा। और साथ ही अपने समाज में सभी लोगों को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जैसे आज हम लोग इस पर्व में जिला से लगभग उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले लोग आज इस पर्व में आ गए हैं, उनको मैं फिर से सारा शुभकामनाएं देता हूँ। एक आग्रह करेंगे कि जितने भी मीटिंग हों उसमें सभी मेंबर आने का कृपा करें, और एक भी और हिदायत है कि जो भी मेंबर हमारे हैं वो भी चाहें कि कम से कम मेरा 2-4 मेंबर और हो। ऐसा नहीं कोई मेंबर आवे और गांव के 5 आदमी खिलावे, नहीं तो नहीं होगा। कम से कम एक मेंबर वो 5 आदमी को व्यक्तित्व रूप से माने एक समाज में अपना एक स्थान बनावे, और वह एक आदमी 5 आदमी के बराबर हैं, फिर भी वह 5 आदमी को लाएंगे तो हमारा 25 आदमी के बराबर वो एक व्यक्तित्व हो जाएगा। आज स्वतंत्रता दिवस के 74वें अवसर पर आज अखिल भारतीय दानी क्षत्रिय संघ के द्वारा यह झंडोत्तोलन किया गया। यह रामजानकी मंदिर परिसर के लिए एक सौभाग्य की बात है। आज जो हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को यह आज़ादी मिली थी। यह देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और कई सौ वर्षों तक गुलाम रहा। हमारे वीर बाकुलों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे अनेक नौजवानों ने, वीरों ने शहीद होकर के यह आज़ादी प्राप्त हुआ। हमारी माँ बहनें कितनी विधवाएं हुई। यह आज़ादी कोई मामूली लड़ाई से नहीं प्राप्त हुआ है। आज देश के अंतर्गत देख रहे हैं कि हमने 74 वर्षों में कई राजनीतिक दलों का शासन हुआ। कांग्रेस पार्टी आई, जनता दल की सरकार बनी, और इस तरह से फिर अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो इस तरह से शासन बदलते रहे और काम काज का तौर तरीका बदलते रहा। तो हमको देखना है कि आज समाज जो अभी है, देखिएगा कि 10 वर्ष के बाद वह बदल जाता है। तकनीकी क्षेत्र की बात लीजिए, शैक्षणिक क्षेत्र की बात लीजिए, कृषि क्षेत्र की बात लीजिए, सभी क्षेत्रों में बदलाव हो जाता है। आज देखिए कि एक एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और यह कहें कि एक ही नहीं 2-2 मोबाइल है। आज व्हाट्सएप का ज़माना है और तुरंत एक जगह से दूसरी जगह संवाद चला जाता है। पहले के ज़माना में एक चिट्ठी भेजते थे तो 15 दिन 20 दिन पर पहुंचता था, कुछ नहीं भी पहुंचता था।
लेकिन मिनटों मिनटों की खबर, देश दुनिया का खबर आज मिल रहा है। आज देखिए कि यह लड़ाई तो स्वतंत्रता का हम लोग लड़े, देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में अभी काम बाकी है। आज बहुत सारी कमियां हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। यही आज के संकल्प लेने का दिन है। आप देख रहे हैं कि उधर पाकिस्तान का हरकत हमेशा होते रहता है, आतंकियों के द्वारा हमेशा कोई न कोई उपद्रव करते रहता है। उधर चीन की लचीली आंखें हमेशा हिंदुस्तान पर लगी रहती है। अभी देख रहे हैं कि 5-6 महीने से चीन किस तरह से हरकत कर रहा है और दूसरे देशों को भी उस्काता है। नेपाल को उस्काया और नेपाल ने भी अपना हरकत शुरू किया। तो इस तरह से देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और स्वतंत्रता की चुनौती है। आज बड़े देश अमेरिका है, रूस है, जापान है, जर्मनी है, तमाम देशों का आज क्या हाल है सो आप देख रहे हैं। कई देशों तक में युद्ध छिड़ रहा है, शांति की बात हो रही है, लेकिन फिर भी अशांति रहता है। जब तक देश में, जब तक संसार में शांति की व्यवस्था नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगा, तब तक कोई देश और संसार के लोग शांति से नहीं जी सकते हैं। आज देखिए कि आपदा के रूप में आज कोरोना आ गया। पहले चीन में शुरू हुआ, फिर वह बढ़ते बढ़ते दुनिया के सभी देशों में छा गया। भारत भी आक्रांत है और देख रहे हैं कि रोज लोग बीमार पड़ रहे हैं और सारे सड़कें घिर गई है। इसका कोई टीका नहीं है, दवाई नहीं है, लोग मर रहे हैं, जांच हो रहा है। सारा संसार के सभी देश, बड़े बड़े देश भी इससे प्रभावित हैं और सभी देश टीका बनाने के लिए प्रयासरत हैं। कुछ बनाए भी हैं, लेकिन उनका अभी लीगल अनुमति नहीं मिला है। तो इस तरह की बात है। आज बड़ी सतर्कता से हम लोग बड़ी धूमधाम से दिल्ली से लेकर के एक छोटे जगह तक हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस बीमारी के चलते सादगी से मनाया जा रहा है। और आज सतर्कता की ज़रूरत है कि हम लोग सतर्क रहें और गृह विभाग द्वारा जो निर्देश है उसका पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, डिस्टेंस पर हम लोग रहे सहे चले और हमेशा ख्याल रखें कि हमारी जान बचे, हमारे परिवार बचे, हमारे बच्चे बचे। इस बात की आवश्यकता है। और जब हमारा समाज बचेगा, हमारे परिवार के लोग बचेंगे, तब ही देश दुनिया की बात होगी। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रतिष्ठान, कभी आपने सोचा न होगा कि ट्रेन बंद हो जाएगी, बस बंद हो जाएगा, सारे फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, लोग को बम्बे से, दिल्ली से पैदल भागना पड़ेगा डर से। इतना बड़ा कांड हुआ, यह शायद कई सौ वर्षों में नहीं हुआ होगा। तो आज यह विषम स्थिति है। इस विषम स्थिति में, कोरोना के संकट में हमको जीना है, साथ साथ चलना है। अब कैसे चले यह अपने को सोचना है। और बाद में हम यह चाहेंगे कि यह अखिल भारतीय नांगी क्षत्रिय संघ जो हमारा देश के पैमाने पर संगठन है, राज्य में है, जिला में है, हम लोग जिला में तो मिलजुल करके इसको चला रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और तरक्की तो है ही, यही है कि समाज हमारा पिछड़ा हुआ है, इसलिए तरक्की धीरे धीरे हो रहा है। तो हमको और भी थोड़ा आगे बढ़ना है। साथ साथ मंदिर है, पुस्तकालय है, सभी का उपयोग हम लोग करें, भगवान का पूजा पाठ भी होते रहे। इधर जो पुस्तकालय है उसमें और किताबों की संख्या बढ़ाई जाए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, यह आवश्यक है। और देखिए कि जो भी दिक्कतें थी, धीरे धीरे हमारे कमेटी के लोग उस काम को पूरा कर रहे हैं और आपके सहूलियत का ख्याल रख रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका सोच बहुत ऊंचा नहीं है। कोई भी हमारा बच्चा बीपीएससी चाहे वैसे बड़े कंपटीशन में नहीं बैठ रहा है, उसकी तैयारी नहीं कर रहा है। छोटे स्तर पर क्लर्कियल गेट का हो या आईटीआई करके कोई फैक्ट्री में जाने का तैयारी करता हो, या रेलवे में जाने की बात करता हो, या सर सिपाही में जाने की बात करता हो, तो आपको सोच बदलना पड़ेगा। जितना ऊंचा सोच रखिएगा उतना ही ऊंचा बढ़िएगा। सोच आप क्लर्क का रखिएगा तो चपरासी होइएगा, सोच आप आईएएस अफसर का रखिएगा तो यहाँ आप प्रशासनिक
अधिकारी जरूर हो जाइएगा। तो इस तरह से सोच ऊंचा करना है और हमको आगे बढ़ना है। और आज सरकार की ओर से कोई पैसे की कमी नहीं है। पहले एक समय था कि हम लोग आर्थिक तंगी से जूझते थे और पैसा का रोना रोते थे कि पैसा का अभाव में हमारा बच्चा नहीं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकता है, मेडिकल में नहीं जा सकता है। लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। सरकार के द्वारा मेडिकल में आपका बच्चा अगर मेधावी है, अच्छा कर जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है, तो उसके पढ़ने लिखने के लिए बैंक से लोन मिलने की सहूलियत है। और कोई पहले जैसन प्रक्रिया नहीं है कि दौड़ते दौड़ते आप परेशान हो जाइए। उसके लिए प्रशासनिक अवसर है, उसके लिए हर जगह व्यवस्था है। इसलिए आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ावें, पढ़ावे लिखावें। शिक्षा में हम विकास कर लेंगे तो हर जगह हम बढ़ जाएंगे। राजनीतिक जहाँ तक सवाल है तो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हमारे लोग राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं। नज़र जब डालिएगा तो राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर हमारे बहुत लोग कम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक दृष्टि से वे आगे हैं। तो इसमें भी आगे आना पड़ेगा। आज आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए, कभी डीएम के यहाँ कुछ पैरवी की ज़रूरत है, किसी एसपी के यहाँ है, तो कोई आदमी आपको नहीं है जो उस स्तर पर मदद कर सके। तो इसके लिए भी थोड़ा सजग रहना है। जब आपका समाज सुदृढ़ रहेगा, सजग रहेगा, तो कोई भी आदमी आपको पूछेगा, मान्यता देगा और आपकी बात सुनेगा। इसलिए आप जहाँ भी हैं अपने को प्रभावकारी बनावें और बच्चे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ावें। जय हिंद, जय अखिल भारतीय दागी क्षत्रिय संघ, जय कमेटी। आज़ादी के 74वें शुभ अवसर पर हम वैशाली जिला के सभी बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कोटि सा धन्यवाद देता हूँ। वैसे हम लोगों का समाज जितना छितर तितर बितर था, अपने हम लोग बहुत अभी पीछे हैं, समाज के साथ जुड़े नहीं हैं। समाज कहाँ से चंद्रलोक में चल गया। हम लोग जो घोड़े पर लाठी डंडा, जब 1 बीता जमीन 2 बीता जमीन के लिए झगड़ा करके आपस में मर जाते। चंद्रलोक की बात कौन सुनता है? गाँव में रास्ते बंद कर देगा, कौन पानी बंद कर देगा, कौन हौले बंद कर देगा। इसी के सिवा और कुछ दूसरे से लड़ने की क्षमता हम लोगों में नहीं है। खाली अपने से लड़ने की क्षमता। कोई से लड़ दूसरे जात से लड़ के देखा है ना कि अपना प्राण न्यौछावर कर दिया दूसरे के भलाई के लिए, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन अपने में लाठी सोटा रोज दिन चलता है। अपने गाली गलौज मुकदमा करा, हम तो अपने 3-3 4-4 किताब मुकदमा में फंसे हुए। और दूसरे से जिसको बना दिए भाई को, वही हम ही को और बुड़बक को बना दिए। हम ही बुड़बक है, न तो बिना पढ़े लिखे भाई को नौकरी करा दिया रेलवे में, 3 बार छोड़ के भाग गए। तो दूसरा बार छुट्टी लेके गए, पिटीशन दे के आया उसका ऑफिस में, अपना छुट्टी में मेरा कि माँ बीमार है, छुट्टी विदा पे ग्रांट करके रखे, तो नौकरी बचा दिया। समूचे ज़िले में यही कहते चलते हैं कि बेईमानी कर लिया। हम रिटायर करते तो पैसा मिलता हमको 5 लाख, उस समय भी कम से कम 10 लाख मिलता था, 5 लाख तो हमको मिलता, तो वो नहीं मिला। सब रुपया निकाल के हम कहा कि वैल्यूएशन हो जाएगा मनी का, तुम खेत खरीद लिए, एक आदमी लिख दिया बिना पैसा का। अपने ही गांव के आदमी था कुशवाहा, उसको रोज दिन हम पूजा करते हैं, जो बिना पैसे का लिख दिया 4 बीघा जमीन, तो हम कहाँ से उतना पैसा लाते? निकाल के सब प्रोविडेंट फंड से रुपया निकाल लिया, उसे खेत कर दिया। भाई को भी उस नाम से खरीद दिया, 5.5 कट्ठा बगीचा समूचा अपना पानी पटा के 2 वर्ष लगा दिया। उन्हीं का है, हमारा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि दूसरे से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। 1947 में हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे, जब भारत आज़ाद हुआ था। तो उस समय रात के 14 तारीख के 12 बजे रात के बाद से सब स्कूल, एक स्कूल था आसिफपुर मिडिल स्कूल, उसी में हम भी पढ़े, हमारा लड़का भी पढ़ा, बेटी भी पढ़ी। अभी स्कूल है, ये है बगल में +2 है स्कूल मीनापुर राय। अभी उस समय कोई पढ़ने वाला नहीं था। कहा कि गांव वाले लोग कहे कि खा के ठीक है ना, पढ़ाई करेगा, ये खेत में काम करेगा, मजदूरी करेगा, फलना करेगा। हम कहा कि हम पढ़वे करेंगे जैसे पढ़ेंगे।
इसी में उस तरफ आम का पेड़ था, वो कोठली थी, उसमें मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, स्कूल में हम दिए थे। तो यहीं से परीक्षा मैट्रिक का पास किए, यहीं से। नारायण दास उस समय थे, एक और साधु थे, क्या नाम था, हारमोनियम लिए चलते थे, यही रहते थे यहाँ। 1979 में वो अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय का विदिशा में सम्मेलन हुआ, एगो पैम्फलेट हमको मिला पोस्ट ऑफिस में, तो उसी से हम भी इस्माइलपुर में 1979 के अंत में उसका हमारे पास वो कार्डो है अभी मौजूद। तो वो सम्मेलन कराया, वैशाली जिला की स्थापना किया दांगी क्षत्रिय संघ का। अब उस समय से चलने लगा विदिशा में। हम 2 आदमी, रामचंद्र सिंह और वो रामेश्वर सिंह अमीन थे, उनके केशव नारायण सिंह स्वर्गीय हो गए। हम आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना किए, करना चाहिए हम लोग। वो चले गए वहाँ, विदिशा गए, विदिशा में सम्मेलन लौट के आए तो स्थापना किया दांगी क्षत्रिय संघ का। इस आज़ादी के दीवाने हमारे थे जगलाल महतो, जगदेव प्रसाद, बिहार लेनिन के नाम से प्रसिद्ध हैं, उपेंद्र नाथ वर्मा। एक समय था कि 6 गो विधायक थे हमारे दांगी के, अब कहाँ कै वो है, एक तो अभी MLC में वो मुख्यमंत्री की सहयोग से मिला, यही बहुत समझते। तो इस तरह हम लोगों को ऐसा बिखरा हुआ समाज है कि इससे आज़ादी का क्या महत्व है समझ में नहीं करते हैं। तो आज़ादी तो मिली, सबको में आज़ादी मिली, हमको भी आज़ादी मिली, हम भी उसी देश के नागरिक हैं। लेकिन सरकार से जो प्रिविलेंस मिलती है वो हम लोग लेवे नहीं करते हैं। लड़का कहेगा पढ़िएगा कैसे, आज जब पढ़ने वाला के लड़का उसको सरकारी इतनी रकम देती है ना कि उससे उसका बहुत से आगे प्रोग्रेस हो सकता है, पढ़ाई IAS IPS सब कुछ। तो इक्के दुक्के कहीं का तो होगा IAS नहीं तो IPS कोई है ही नहीं है नज़र में हमको, जहाँ तक मालूम है। 74वें आज़ादी के दिवस के अवसर पर मैं शुभकामना देता हूँ और जीवन में उत्तरोत्तर विकास हो ऐसी कामना करता हूँ। एगो कविता सुना रहा हूँ जो हम सब पढ़ते थे तब सभी गाते थे। कदम ये राष्ट्र ध्वजाधन मेरा जीवन गुरुवान करेंगे, सब कुछ सानंद सहेंगे, पर झंडा नहीं तजेंगे। झंडा है प्राण हमारा, प्राणों से बढ़कर प्यारा, तन मन धन इस पर मारा, जीवन गुरुवान करेंगे। ये राष्ट्र ध्वजाधन मेरा, जीवन गुरुवान करेंगे। जय हिंद। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला के अध्यक्ष अवधेश बाबू, हमारे गार्जियन स्वरूप वशिष्ठ बाबू, मुनीलाल बाबू, जिला के सचिव ध्रुव बाबू, पूर्व कोषाध्यक्ष हमारे विपिन जी, अमरजीत जी, नगेंद्र बाबू, सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत सारी बातें अभी आई, विचारने की बात है कि यह जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? क्या उत्सव, पर्व, त्योहार? इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि इस झंडे को पाने के लिए हमने कितना बड़ा एकता कायम किया था, कितना बड़ा एकता कायम किया था उस समय। आप सोच सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक होकर तब इस देश को आजाद कराए थे। आज मुनीलाल बाबू जो बताए हैं, कुछ बोल रहे थे, वास्तव में यह कड़वा सच है। हम सभी यहाँ उपस्थित बैठे हैं, सभी अपने समाज के हैं, और कल्पना कर सकते हैं कोई भी कह दे कि हाँ हम अपने भाई भाई में ठीक हैं, अपने भाई भाई में ठीक है, भाई भाई में प्रेम है, कोई कह दे नहीं है, ठीक है, लेकिन बाहर वाले से, अपने घर में नहीं। तो ऐसे पर्व हम मना रहे हैं, इतना बड़ा महान पर्व मना रहे हैं और इसके उद्देश्य को नहीं जान रहे हैं कि वह जिस पर्व को मनाने जा रहे थे उस पर्व लाने में, उस पर्व को लाने में हमारे देश के सभी धर्म जाति के लोग एक हुए थे। आज हम, दुख की बात है कि आज हम अपने घर में एक नहीं हैं। तो यदि
हमें यह हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी कायम करना है। और जैसा कि थोड़ा इशारा भी था हमारे अध्यक्ष जी का कि आपके यहाँ जनसंख्या बहुत है फिर भी आप अकेले आए हैं, तो जो बात जो गति तोड़ा सो गति मोड़ा रामा हो रामा, आप तो ये तो वही चीज है कि यदि हो सकता है हम गांव में बोले ना तो मोह न चलेगा, क्योंकि यही है इतिहास है, इस जाति का यही इतिहास है। भाती का पंचायती खाली होता है, बस इसके सिवा इसके आगे बढ़ने का इन्होंने काम नहीं किया। इसलिए हमें उस चीज को छोड़ करके आगे बढ़ने के प्रयास करना है। हमारे समाज में भी जहां भी इस तरह की बात होती हो, आपस में एक दूसरे के प्रति दोस्ता जलन की बात होती हो, उसको रोकने का हम सभी प्रयास करें। हम जहां भी हो उनको खारिज करें और एक ही बात उनसे हम विचार लें और उन एक ही बात का सलाह भी दें कि जब भी बात करें आप विकास के मुद्दा पर बात करें। यदि कोई गलत करता है तो आप उसके प्रस्ताव को रखें, किसी के प्रति हीन भाव नहीं। कोई आगे बढ़ गया उससे आपको क्या बात है भाई, आपका चुरा के आगे नहीं ना बढ़ा है, आप भी उस प्रयास कीजिए आगे बढ़ने का। तो हमें एकता कायम करना पड़ेगा और एकता कायम करने के लिए सबसे पहले अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। गांव तो बाद की बात है, पहले घर से शुरू करना पड़ेगा और घर से जब शुरू करेंगे तब गांव में शुरू होगा, गांव से शुरू करेंगे तब प्रखंड होगा, प्रखंड से शुरू करेंगे तब जिला होगा। और इसको यह काम करने के लिए हम लोग अभी आए हैं तो रास्ता में बतिया रहे थे कि हाँ है तो, लेकिन ये अपने समुदाय के लिए बड़ा कठिन है। तो कठिन काम नहीं, आसान रहता तो क्या जरूरी था भाई करने का। तो यह कठिन है, इसमें हम लोगों को प्रयास करना है और कैसे एकता कायम हो इस पर हम लोग ज्यादा ध्यान दें। और जो भी इस त्योहार का उद्देश्य है एकता, सिर्फ एकता ही उद्देश्य है और उस पर हमें बल देना है। और विशेष मैं क्या कहूं इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। आज के सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अभी बहुत से लोगों ने बहुत तरह की बातें कही। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे मेन मुद्दा उठा कि अपने समाज में जुड़ाव नहीं है। जुड़ाव इसलिए नहीं है कि एक दूसरे का बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर हम सही भी बात कहते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। दूसरी बात यहाँ आई कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि अधिक से अधिक संख्या में लेकर के आए। तो इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें संख्या बढ़ाने से अच्छा ज़्यादा ज़रूरी है कि कम संख्या में ज़्यादा काम किया जाए। संख्या बढ़ा देने से, भीड़ बढ़ा देने से काम नहीं हो जाता है। काम भीड़ बढ़ाने के लिए भीड़ उस समय भी बढ़ाया जा सकता है जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। अभी बहुत से हमारे दांगी बंधु इस बार वैशाली जिला से कोरोना से पीड़ित होकर के, संक्रमित होकर के मर गए। उन लोगों को भी देखना होगा। और जो लोग, एक आदमी की अभी खबर मिली है कि हत्या करके लाश भी गायब कर दी गई है दांगी बंधु की। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसको समाज से दबा दिया गया है और समाज में कोई उठाना नहीं चाहता है। तो इस तरह की बात हो रही है तो उसको भी रोकना होगा। और कोरोना काल को देखते हुए सभी लोग सामाजिक दूरी बनाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब लोग सुरक्षित रहें और स्वतः ही सेफ रहे। सभी लोग को इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। मुनीलाल बाबू चाहे विनोद बाबू अध्यक्ष साहब जो ये कह रहे थे कि अपने दांगी समाज में जो यह विषमता जो है फैला हुआ, यह द्वैतता की विषमता है। आत्मविश्वास के साथ यह द्वैतता को हम लोग जब तक नहीं हटा पाएंगे तब तक हम हमारी दांगी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। हम देखते हैं कि विनोद बाबू आगे बढ़ गए तो उनको हम टांग खींचने की काम शुरू कर देते हैं। मुनीलाल बाबू आगे बढ़ गए तो टांग खींचने की व्यवस्था कर देते हैं। तो द्वैतता हम लोगों के हृदय से, अपनी आत्मा से द्वैतता को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आए हुए आप सभी दांगी क्षत्रिय संघ के सदस्यगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में हम लोग
एक बहुत ही बड़ी महामारी कोरोना कोविड-19 से जूझ रहे हैं, जिसकी समाधान के लिए हमारे देश के जो भी वैज्ञानिक, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि जितनी जल्द से जल्द हो सकता है इसका समाधान भी हम लोग निकाल लेंगे। तब तक के लिए जैसा कि हम लोग को भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो भी आदेश निर्गत किया गया है उसका हम लोग पालन करने का कोशिश करेंगे। साथ ही आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबों के सामने हमें कुछ बातों को रखने का मौका दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हम लोग का समाज पिछड़ा है और लोग एक दूसरे के टांग खींचने का काम करते हैं। ये बात सर्वस्त्र सही है, सत्य है। दुख तब होता है जब हमारे टांग कोई अपने खींचते हैं। टांग अड़ाने के लिए तो यहाँ बहुत लोग पड़े हुए हैं। जब भी आज हम लोग पूरी दुनिया की बात करते हैं या फिर अपने आसपास की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उसमें बाधाएं उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन उसी में से कुछ गिने चुने 2-4 व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जिनका सहयोग आप पा करके उन सभी बाधाओं को दूर करके और अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। और जहां तक नौकरियां की सवाल है, नौकरियां निश्चित रूपों से हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। चाहे उसके लिए जिनकी भी जो क्षमताएं हैं, जो भी हमारे विद्यार्थी इस छात्रावास में रह रहे हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं वो उस क्षमताओं का उपयोग करके, चाहे उस उपयोग करने में उन्हें सही मार्गदर्शन न मिल पा रहा हो या और भी बहुत सारे बाधाएं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको होती है, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ चाह करके भी आगे बढ़ने की अपने आप में क्षमता वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन छात्रावास के उन छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपना मनोबल ऊंचा से ऊंचा रखें और आपको अगर किसी भी प्रकार की शिक्षा से संबंधित, सामाजिक या अन्य कोई भी उस तरह का जो समस्याएं आपके समक्ष आती है तो आपके साथ आपके जो भी गार्जियन हैं, छात्रावास अधीक्षक हैं, हमारे अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के पदाधिकारीगण, सदस्यगण हैं, उनसे या और भी इसके अलावा जो हमारे कमेटी के सदस्य नहीं होते हुए भी इस मंदिर और छात्रावास साथ साथ संघ के विकास के लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को हमेशा वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, उनसे या जो भी शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे आप सहयोग लेकर के अपनी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से दूर करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है कि अपने आप में आत्मविश्वास को बढ़ाना और अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए अपने सपने को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना, ताकि जब हम बड़ा सपना देखेंगे तो हमारी निश्चित रूप से उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। अखिल भारतीय दांगी क्षेत्रीय संघ एवं दांगी छात्रावास के ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी दांगी बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज सर लोग बोले कि हमारे समाज के बच्चों उच्च नौकरी में नहीं जा रहे हैं। ये हम भी जान रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लोग छोटा जॉब ITI कर ले, चाहे छोटा सा रेलवे में जॉब SSC में कर ले और उसी को बहुत बड़ी मुद्दा लोग बना लेते हैं कि हम यही करेंगे, हमारा जीवन इसी से चल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने समाज भी उन लोगों को मदद करे, अपने बच्चों को मदद करे कि जो IAS बने, BPSC की तैयारी करे, JPSC की तैयारी करे और आगे उच्च मतलब नौकरियां ले और राजनीतिक क्षेत्र में भी समाज के लोग आगे आए और उनको भी लोग समाज मदद करे। और थोड़ी सी बात निकल के आई है कि अपने समाज के लोग एक दूसरे को टांग खींचने के काम करते। ये आज से नहीं, जब से हम
होश संभाले जब से सुन रहे हैं कि लोग एक दूसरे पर के टांग खींच रहे हैं। ये मैं आगे कहना चाहूँगा कि लोग एक दूसरे की मदद कर। हमारे गार्जियन वशिष्ठ बाबू, नीलाल बाबू और अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के पदाधिकारीगण 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो कोरोना से बचना है तो हम तो कहेंगे कि करे योग रहे निरोग। पहले तो योग कीजिए, उसके बाद निरोग रहिए। अपने निरोग रहिएगा तो घर परिवार भी निरोग रहेगा। बच्चे को भी योग करने के लिए प्रोत्साहित करिए, अपने भी कीजिए। समय से उठिए, समय से सोइए, समय से खाना खाइए। अभी सबसे पहला बात स्वास्थ्य पर बात करेंगे कि देखिएगा कि हॉस्पिटल सब बंद है, डॉक्टर सब कोई देखना नहीं चाहता है। पैरवी करके लोग जो है से इलाज करवाते हैं, वो अलग से देखता है, शरीर को छूता नहीं, प्लास्टिक लगा देता है आगे से। इसमें बहुत बीमारी वाले लोग हैं। अभी कहाँ हॉस्पिटल में लाइन लगा हुआ है। अभी सब लोग अपने अपने खान पान पर कंट्रोल किए हुए हैं कि भाई ये चीज़ खाइएगा तो ये हानि कर जाएगा, ये चीज़ खाइएगा तो फायदा करेगा। समय से खाना है, समय से जगना है, अपने आप लोग कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला बात है कि स्टूडेंट को वो आदत हो गया है कि वो जगेगा 7 बजे 8 बजे। क्या भाई, तो हम तो 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक जगे रहते हैं, तो 8 बजे तक नहीं सोएंगे तो मेरा नींद पूरा नहीं होगा। हमारे पहले के लोग थे कि 7-8 बजे सो जाते थे, 9 बजे तक लेटेस्ट सो जाता था। अब सवेर में 3 बजे लोग जग जाते थे। 3 बजे जगना ब्रह्म बेला कहलाता है। संगीतकार जो होता है वो हमेशा 3 बजे जग के अपना संगीत का राग लाता है। ब्रह्म बेला में जग के स्टूडेंट को अध्ययन करना अनिवार्य है। और वह अध्ययन के बाद 5 से 7 2 घंटा योग अनिवार्य है। योग में आसन है, प्राणायाम है, उसको कीजिए। अभी कोरोना काल है, इसमें कम से कम 3 प्राणायाम तो अवश्य कीजिए। भस्त्रिका है, कपालभाति है और अनुलोम विलोम, इतना तो हर हाल में होना चाहिए। उसके बाद जो है खान पान पर कंट्रोल हो, गर्म पानी का यूज कीजिए, गलगला कीजिए। गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के थोड़ा भी गर्दन कुछ होता है उसको गलगला कीजिए। दूध में हल्दी डाल के रात में सोने वक्त पीजिए। गिलोई है, तुलसी है, काली मिर्च है, अदरक है, हल्दी है, उसको काढ़ा बना के सुबह पहर जो है चाय के तरह अपने पीजिए, बच्चे को भी पिलाइए, पूरे परिवार को पिलाइए। थोड़ा थोड़ा पिए, थोड़े थोड़े पिलाइए। तुलसी का 5 से 7 पत्ता, देहाती तुलसी हो उसको जो है 5 से 7 तुलसी खाइए। और आसन प्राणायाम कीजिए, कुछ नहीं बिगाड़ेगा कोरोना, लेकिन सतर्क तो रहना। ऐसा नहीं कि न बिगाड़ेगा तो हम जैसे तैसे रहें, जहाँ तहाँ रहें, जो चीज़ मन है वो खा ले, से नहीं। सतर्क रहना पड़ेगा। जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक आपको ये सब ऐसे इसको करिएगा तो सब दिन स्वस्थ रहिएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि करे योग रहे निरोग। अब है शिक्षा पर, तो शिक्षा पर जो है गार्जियन को ध्यान देना पड़ेगा। अभी अवधेश बाबू कहे, वशिष्ठ बाबू भी बोले कि लोग जो है क्लर्क है, चपरासी है, सिपाही है, आर्मी है, एयरफोर्स है। हर अभिभावक का फर्ज है कि बच्चे को तौलना मीन्स कि उसको मापे, इसके पास क्या क्षमता है। क्षमता के अनुसार उसको जो है कार्यभार सौंपना गार्जियन का काम है। और बच्चा में क्षमता है तो उसको आगे तक ले जाइए और उसको जो है
आपको समय देना पड़ेगा। समय के साथ साथ आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। तेज विद्यार्थी जो है मैट्रिक इंटर बीए जब कर जाता है, वो कहीं कंपटीशन में बैठता है, वह पास कर जाता है। जब पास कर जाता है तो हमारे अभिभावक लोग कहेंगे कि नौकरी तो मिलता नहीं है, जो मिला उसको पकड़ लो, बाद में फिर देखा जाएगा। होता क्या है कि जब वह नौकरी में चला जाता है उसके बाद फिर उसको समय नहीं, समय का अभाव है उसके पास, और वो भी शिथिल हो जाता है कि अब तो चलिए मिल गया, अब कहाँ देखे क्या करे। हम एग्जाम्पल हैं। हमारा छोटा वाला लड़का जो है शिवपुर में NIT के माध्यम से उसका एडमिशन हुआ था, वहाँ उसका कैंपस भी हो गया 4 साल पूरने के बाद, अच्छा खासा कैंपस था। उसका लक्ष्य था कि हम UPSC करें, अभी है भी। इसी बीच में जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी में लग गया, वो कैंपस में नहीं गया। हमको थोड़ा सा बड़ा ये हुआ कि भाई किसी को मिलता नहीं है, अब मिल गया तो तुम उसको छोड़ रहे हो। फिर कहा कि हम देखते हैं पापा, एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा से होगा। इसी बीच में जो है USA का जो है वो इंटरव्यू दिया, उसमें जो है फेल हो गया। फिर दोबारे दिया, उसमें भी फेल कर गया। तिबारे दिया, उसमें वो पास कर गया। ऑनलाइन उसका पढ़ाई होता है। तो ये ब्रांच का उसमें वो शिक्षक था। उसके बाद अभी है भी, तो वो जब नौकरी हो आप ज़िंदगी भर रह सकते हैं, जब तक आप जिंदा हैं तब तक उसका शिक्षक रह सकते हैं। तो उसमें उस साल भर से हुए था। उसके बाद इसका कार्यकाल देख करके पूरे भारतवर्ष में मैकेनिकल ब्रांच से 7 स्टूडेंट शिक्षक लोग थे जिनको सम्मानित किया गया था दिल्ली में, उसमें भी एक मैकेनिकल ब्रांच और उसमें था। तो हमको थोड़ा ये ताकत है कि देखें कि चलिए नौकरी नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं होगा, तो ये वो तो मिल गया है, चलिए उससे काम चल जाएगा। इसी बीच में जो है अभी ऑयल इंडिया का जो है निकला था, इसमें भरा 7 सीट, 1 SC 1 ST 2 OBC और 3 जनरल। इसमें 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट, उसमें जो है वो क्वालिफाई किया, उसका हो भी गया। अभी दुलियाजान में है, दुलियाजान से फिर अरुणाचल अभी गया है। अभी देखिए कि अभी तुरंत 15 दिन पहले की बात है कि कोल इंडिया का भी परीक्षा दिए हुए था, उसमें भी रिजल्ट आ गया है। पहले कोगो में नहीं आता था, अब उसमें भी आ गया है। तो वो एयरफोर्स का अधिकारी का था, उसमें भी आ गया है। तो NOC मांग रहा है, एयरफोर्स वाला जो है वो NOC मांग रहा है। और वो ऑयल इंडिया जो है वो कहता है NOC हम अभी साल भर आपको नहीं देंगे। तो हम कहें कि छोड़िए, सबसे अच्छा यही है, रहने दीजिए। और उसका व्यू है कि हम UPSC करें, लक्ष्य है, देखिए क्या होता है तब करके। इसमें हमको अभी बीच का जो पार्ट है 17 में जो है से उसका BTech फाइनल हुआ। 17 के बाद जो है जब भी देख लीजिए कि 3 साल हुआ, हम बहुत तनाव में थे कि नौकरी मिलता नहीं है। इसको कैंपस हो गया, उसको भी छोड़ दिया, गया नहीं। ये था कि नहीं होगा नौकरी, तब भी हम है कि इसको गेट में भी अच्छा खासा नंबर था। गेट के माध्यम से मिर्जी एक UPSC का तैयारी करता है, मिर्जी इंस्टीट्यूट है, वो तो रख ही लेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि गार्जियन को धैर्य रखना पड़ेगा और लड़का को देखना पड़ेगा कि लड़का मेरा उस लायक है या नहीं। यदि है तो आराम से धैर्य रखिए और उसको आगे की ओर ले जाइए। उसको सिपाही और आर्मी और एयरफोर्स में मत भेजिए, उसको आगे तक ले जाइए। अब देख लीजिए कि वह ठीक है, सक्षम नहीं है, तो उसको यहीं तक रखिए। अब तैयारी की बात है। बच्चे को आज का जो कंपटीशन का दौर है 14 घंटा से ऊपर पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटा 4 घंटा से आपका कंपटीशन फेस होने वाला नहीं। तय कर लीजिए कि 14 घंटा से ऊपर हम कैसे पढ़ेंगे, वो आपको तय करना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा। अब तो सिलेबस भी चेंज होने जा रहा है।
अब इसमें न मेडिकल होगा, न इंजीनियरिंग होगा, न BCA होगा, न MCA होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। अब जो है आप मैट्रिक कीजिएगा, मैट्रिक के बाद क्या पढ़ना चाहते हैं आप उस विषय को ले लीजिए। 2 साल पढ़ लिए, मन नहीं है कि नहीं इसको चेंज करना है, तब कर ले सकते हैं। पहले ब्रांच का सिलेक्शन हो जाता था कि हमको मेडिकल की ओर जाना है, इंजीनियरिंग की ओर जाना है, नहीं, अब विषय चुन लीजिए और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो तैयारी तो करना पड़ेगा और जम के करना पड़ेगा और सवेरे जगने का आदत डालिए। आप यदि 2 बजे भी सोते हैं तो ये प्रयास कीजिए कि 3 से 4 बजे हमको जग जाना, और 1 घंटा कम से कम, नहीं तो 1 घंटा हर हाल में आसन प्राणायाम आप लोग कीजिए, दिन भर ताजगी बना रहे। ये काम करना पड़ेगा। और गार्जियन से भी मेरा अनुरोध है कि बच्चे के साथ थोड़ा समय दें। गार्जियन सिर्फ पैसा देते हैं, समय नहीं देते। समय अनिवार्य है। पैसा दे दिए, उससे ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि फीस जमा हुआ या नहीं हुआ, आई पढ़ाई हुआ तो क्या हुआ नहीं। अब ठीक, हम नहीं जानते हैं विषय के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो पूछ सकते हैं कि क्या क्या हुआ, ये तो पूछ सकते हैं। इतना काम आप कीजिए, उससे क्या होगा कि बच्चा पर प्रेशर बना रहे। और दूसरी नंबर बात, मोबाइल बच्चे को जो है वो बड़ा वाला जो चला है वो बहुत घातक होने जा रहा है। उसको तो बच्चा को दीजिए ही नहीं, कोई काम नहीं है वो मोबाइल। एक हवा बना हुआ है कि मोबाइल देंगे तो बच्चा इसे सीख जाएगा, ये सीख जाएगा, ये सीख जाएगा, ये होगा, ये सब कुछ नहीं। नेट पर जो पढ़ाई हो रहा है उसको हैं, अब रही, आएंगे वहाँ भी आ रहे हैं। अब रही बात कि क्लास 5 तक जो है वो बच्चा नेट पर क्या पढ़ेगा, ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। बच्चे को यदि आप जितना जानते हैं उतना बच्चा को यदि ज्ञान सही से दे दीजिए तो क्लास 5 पास कर जाएगा। उसको देखिएगा ऑनलाइन में क्या बताता है। वो बोलता है कि 30 जोड़ 5 = 35। अरे 30 जोड़ 5 35 न हो जाता है, 31 जोड़ 4 35 न होता है। आप हिंदी वाला पहाड़ा तो पढ़ा दीजिए, उसको गिनती तक गिना दीजिए। आप खाली इतने कम्मा कह दीजिए ना, वो सब हो जाएगा। इतने काम कर दीजिए। वो हमर नतनी है चेचर के उत्ते दिल्ली में, वो जो है से वहाँ ककहाड़ा जो है नहीं पढ़ाई होता। हम भी पहले पूछे ना कि ककहाड़ा बना कैसे। 12 अक्षर का है ना भाई ककहाड़ा, तो आ 6 गो, आ ये आई ओ अंगा 6 गो, आ 6 आ 6 12, आ यह 12 के जोड़ के उधर ककहाड़ा बना है। इतने जोड़ दो ककहाड़ा तैयार है। तो कहा नहीं यहाँ ऐसे नहीं होता, उसमें जोड़ जोड़ के पढ़ाता है तो और दिमाग को घुमा देता है। आप जितना जानते हैं ना, आप घर में जितना नहीं पढ़े लिखे हैं, जितना जानते हैं उतने बच्चा को दे दीजिए, वो 5वां क्लास पास कर जाए, क्लास 5 पास कर। विनोद बाबू है विशेषज्ञ, वो तो कन्वेंट चलाते हैं, हम तो नहीं चलाते हैं। ये सब रुपया ठगने का व्यवस्था है। आजो के तारीख में सरकारी स्कूल में कहाँ किताब है, 4-5 किताब है, उसी से काम चल जाता है। कॉन्वेंट में लाद देगा इतना बड़ा, जो लड़का ढोते ढोते परेशान है। तो इस पर गार्जियन को ध्यान देना है कि बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है। आप कम से कम पूछिए, पैसा दीजिए तो हिसाब लीजिए। हिसाब लेना अनिवार्य है, हिसाब नहीं लेते हैं वो फ्री हो जाता है। मोबाइल बच्चे को मत दीजिए। और विशेष क्या कहें, चलिए इसी के साथ आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे जिले के कोने कोने से आए हुए दांगी बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अध्यक्ष जी, जैसा कि हम तमाम वक्ताओं से सुने और मुझे इस बात से दुख है कि पिछले 5 सालों से सुनते आ रहे हैं
कि दांगी समाज में अपनापन नहीं है, एक दूसरे से बनता नहीं है, एक दूसरे से लड़ाई रहता है। इस पर हम थोड़ा बोलना चाहेंगे। आखिर हमारा अपनापन कैसे रहेगा, इस पर पहल कौन करेगा? मेरा अपनापन बना रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम लगता है कि सब लोग रामायण देखे होंगे। रामायण में आपसी प्यार बनाए रखने के लिए भगवान राम ने क्या किया था, थोड़ा उसका भी स्मरण हम लोग अभी करेंगे। जब माता केकई कहती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को गद्दी, उस समय भरत अपने राज में नहीं रहते। उस समय राज यदि चाहते राम तो बल के बदौलत ले सकते थे, चाहते तो अपने पिता को मतलब होम अरेस्ट करके, हाउस अरेस्ट करके उस गद्दी पर बैठ सकते थे, चूंकि उनका भाई भी उस समय उनके साथ था। लेकिन उन्होंने अपना भाईचारा प्यार बनाए रखने के लिए कितना बड़ा त्याग दिया है, वह उसका स्मरण करने की जरूरत है, उसको सीखने की जरूरत है। आज यदि हमारे अंदर त्याग की भाव आ जाए राम के जैसा, कि हम अपना राजपाट अपना घर छोड़ के 14 वर्ष के लिए वनवास जा सकते हैं, तो मैं वादा करता हूं किसी भाई में झंझट नहीं होगा और किसी को पड़ोसी से भी झंझट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला तो हमारे अंदर त्याग होना चाहिए, आपसी सौहार्द बनाने के लिए त्याग होना चाहिए। यदि आप हमारी कुर्सी छीन लेते हैं विनोद बाबू, तो हम बर्दाश्त कर लेंगे कि हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, ले लिए तो क्या हो गया, तो आपसे झंझट शायद नहीं होगा हमारा। लेकिन यदि झंझट करके हम छीनने का प्रयास करते तो हो सकता है कुर्सी भी टूट जाए, सदैव के लिए हमारा अपनापन भी खत्म हो जाए। दूसरा क्षमा, क्षमा करने का इच्छा शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। यदि आप हमको गाली दे दिए तो हम सोचेंगे यार या विनोद बाबू तो अपने लोग हैं, गाली दे देते तो की भले। क्षमा का भाव आ जाएगा, आपसे झंझट सोता नहीं होगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप हमारे पंचायत में कभी चलिए और अपने समाज से लेके किसी भी समाज में एक बार यह पूछ के देखिए कि कभी इस व्यक्ति से झगड़ा हुआ है किसी को क्या। आपको जवाब मेरे पक्ष में होगा, यह तो मुझे आत्मविश्वास है। इसलिए कि हमने सदैव अपनापन बनाए रखने का, त्याग का, क्षमा का भाव अपने अंदर रखता है, और इसके अभाव होने के कारण ही जितने झंझट, जितनी समस्याएं आ रही है, इसके अभाव होने के कारण। दूसरा अध्यक्ष जी, हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचे? हम पिछले 5 सालों से इस मंच से यही सुनते आ रहे हैं कि अपनापन नहीं है, अपनापन नहीं है, अपनापन नहीं है। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि नहीं अपनापन है? पूरे जिला में जहां अपनापन है उसका उदाहरण क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं कि नहीं अब हमारा समाज संगठित हो गया है, हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया है, उसको बहुत अपनापन है, अब किसी को किसी से झंझट नहीं होता है। विनोद बाबू बहुत अच्छे व्यक्ति है, विपिन बाबू बहुत अच्छे व्यक्ति है, विक्की जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, राजमणि जी बहुत अच्छे व्यक्ति है। पॉजिटिव चर्चा क्यों नहीं करते? जब हम पॉजिटिव चर्चा करेंगे मेरे मस्तिष्क मन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी विचार आएगा और हमको ऐसा लगेगा कि नहीं राजमणि जी अच्छा किए हैं, भाई आपस में नहीं लड़े हैं, आपसे बर्दाश्त कर लिए हैं, कुछ दे दिए हैं लेकिन लड़े नहीं, तो ये उदाहरण लेने में हमको भी सहूलियत होगा और हमारे बच्चों को भी सहूलियत होगा जो आज हमारे बीच नहीं है। 18 बच्चे, जैसा कि हमको बताया गया कि 18 बच्चे अपने छात्रावास में है, 2-4 ही दिखाई दे रहा है। मैं बड़ी बड़ी बात अपनी सभा में अपने गार्जियन के बीच करके चला जाऊंगा, पता चलेगा हमारे बच्चे कुछ नहीं सीखे, कलवा लड़ रहे हैं आपस में। इसलिए जब भी इस तरह का फंक्शन होता है हम बच्चे को हिदायत दें कि वह रहे और सुने और समझने का प्रयास करें, तभी ना उसकी मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास होगा। आज हमको याद है कि हम पहली बार जब आए थे तो हमारे गार्जियन आदरणीय वशिष्ठ बाबू इस मंच पे हमको कुछ बोलने का मौका दिए थे और हमको उस समय बहुत अच्छा लगा था। और जब हम बोल के नीचे उतरे थे वशिष्ठ बाबू हमको पीछे हो गए, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनके हौसला पे आज मैं आपके सामने खड़ा हो कि इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ। तो जब हमारे बच्चे हमारे बीच रहेंगे, वो बोलेंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको पॉजिटिविटी मन में आएगा तो स्वतः पॉजिटिव हो जाएंगे। और एक दूसरा विचार हमारे गार्जियन आदरणीय वशिष्ठ बाबू ने कहा है कि अपने समाज के लोग, अपने समाज के बच्चे बड़े बड़े सपने नहीं देखते। बड़े सपने कैसे देखेंगे? इसके लिए क्या करना चाहिए? तो बड़े सपने तभी न देखेंगे जब गार्जियन, बड़े लोग उनके सर पे हाथ रखे रहे। क्या
तो आज हम जैसा कि बड़ा सपना, हमारे अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वर्तमान विधानसभा के उम्मीदवार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, हमारे गार्जियन का हाथ हमारे सर पे है। आदरणीय वशिष्ठ बाबू ने कहा कि प्रमुख वक्ता को बाद में बुलाया जाएगा, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि नहीं, हमको अपने परिवार में, अपने समाज में कम से कम सम्मान मिल रहा है। तो यह मेरे अंदर पॉजिटिविटी आएगा ना, इससे उत्साह बढ़ेगा और आगे करेंगे। और जैसा कि आपको बता दें, यदि हम चुनाव लड़ते हैं, अभी हम चुनाव का घोषणा तो नहीं किए हैं, लेकिन लगभग तय है घोषणा होगी। लेकिन चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहला किसका सहयोग और किसका समर्थन का आवेदन करेंगे? आप सबको पता है कि सबसे पहले कोई भी अपने परिवार में सहयोग मांगता है, सबसे पहले तो माफी के सहयोग के लिए जाएंगे ना। और यदि आप उस समय कहते हैं कि नहीं, बीजेपी को हराने के लिए हम देव कुमार चौरसिया को समर्थन करेंगे, तो मेरा हौसला कहाँ रह जाएगा? मेरा हौसला टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो हम यह आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को अपने घर में कत्ल न किया जाए। और सहयोग आशीर्वाद यदि आप लोग का बना रहे तो आपके बच्चे बड़े बड़े सपने देखेंगे और पूरा करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। एक देश के नागरिक हैं और इस बात को लेकर हमें देश के लिए कुछ समर्पित करना होगा, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे सैनिक थे या फिर हमारे समाज से थे या राज्य से थे, उन्होंने बलिदान देके ये आज़ादी हम लोग को दी है। और हमें यह देश को हमारे अपनों के साथ सुरक्षित रखना है। तो मेरा कहना यह है कि जो भी बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, चाहे हम शिक्षा के माध्यम से उसको सुरक्षित रखें अपना योगदान देके, या फिर खेलकूद के माध्यम से, या फिर मतलब अपने आप को एक अच्छी योग्यता साबित करके समाज में अपना नाम बनाया, उससे हमारे राष्ट्र हित में कुछ ना कुछ योगदान तो जरूर मिलेगा। और हम हर समय बोलते हैं कि हमें ये ऐसे स्वावलंबी बनना चाहिए, ऐसे आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मगर हम उस चीज़ को बस सुन के या कह के रह जाते हैं, लेकिन उसे हमको किसी भी तरह से निभाना या करना जरूर पड़ेगा। अगर हम एक काम करते हैं तो उसके उपलक्ष्य में हमें एक अच्छी नीति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम आगे बढ़ेंगे तो इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे अभिभावक, गार्जियन जो हैं, उनका हमें सहयोग चाहिए। और इस सहयोग के मिलने से हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़ने से हमें सफलता और एक अच्छी उपलब्धि हासिल होगी। तो और जो ये देश का अभी माहौल चल रहा है, तो इससे सुरक्षित भी रहना है और आगे भी बढ़ना है। तो सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है और आगे भी बढ़ना है। और हमें किसी भी तरीके से, चाहे जैसे भी हो, इस देश को सुरक्षित रखना है। और हम इस बात से कभी भी मतलब पीछे नहीं हट सकते कि अगर मेरा समाज अगर किसी भी चीज़ में समृद्ध है तो और दूसरे चीज़ में समृद्ध ना हो, हमें माहौल के साथ ढलना ही ढलना पड़ेगा। हम इस बात से परे नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं। और एक समाज का, एक अच्छा समाज के रूप में तेजी से उभरना है, तो उसमें हम सभी का, बच्चे, मेरे गार्जियन स्वरूप व्यक्ति या अभिभावक, सभी का योगदान चाहिए। इससे हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे हमारे अभिभावक लोगों ने जो जो कुछ भी कहा, मैं उनके हर बातों से सक्षम हूं, पर ये माहौल से हम परे नहीं हो सकते हैं। अगर हमें शिक्षा की जरूरत है तो आज के माहौल में शिक्षा कुछ इंटरनेट से आता है, कुछ अभिभावक के ज्ञान से आता है, कुछ किताबों से आती है। तो हम इस माहौल से परे कभी नहीं हो सकते हैं और ना कभी होना भी चाहेंगे, क्योंकि जो माहौल है, अगर हम उस माहौल से परे होते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की, या लगभग किसी भी चीज़ की नहीं कहें तो कुछ ना कुछ चीज़ की दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि हम उनके माहौल से परे हैं। और जो सामान हमारे बीच उपलब्ध है, हम उसी को लेके साथ चल सकते हैं और उसी से हमको उपलब्धि की प्राप्ति होगी। तो इन सब से हमारे देश में एक अच्छी कुनीति और संघर्ष से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और
इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदू